हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर को, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसे शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल वाले लेक्चर में जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी थी वो कैसी लगी आप लोगों को? उसके क्वेश्चंस कैसे लगे? मज़ा आया उन्हें सॉल्व करने में या नहीं आया? ये बताओ आप लोग पहले। हम पूरी साइंस को इसी तरह उड़ाने वाले हैं जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को उड़ाया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं लेनी है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मान लो कि तुम एक पार्टी में गए हो, किसी की शादी है या कुछ भी फंक्शन है, तुम उस पार्टी में गए हो, तो तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सुंदर कन्याओं को देखना? नहीं, प्रायोरिटी होती है वो भी, लेकिन नंबर वन मेरी जो प्रायोरिटी है, मैं अपनी बताऊं तो मेरी नंबर वन प्रायोरिटी होती है, अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूं, सबसे पहले खाना खाना। भाई आजकल तुम देखते ही हो इंस्टाग्राम पे कैसी रील्स आती हैं, शादियों में क्या क्या होता है कि बारात कभी भी वापस जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं खाना खाता हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम भी खाने पे ही पहली प्रायोरिटी देते हो, तो सबसे पहले तुमने खाना खाया। अब शादियों में तुम नॉर्मल खाना तो खाते नहीं हो, हमारी सबसे ज़्यादा होती है जंक फूड, हम सबसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। तो भाई तुम भी पहुँचे, तुमने भी बर्गर, पिज़्ज़ा और मंचूरियन, चाउमीन, जो भी चीज़ें थीं ये चीज़ें खाई, डोसा, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी ऑयली चीज़ें, और जंक फूड खाया एकदम भर भर के। तुम्हारा पेट तुमसे मना कर रहा है, जैसे कि नहीं वो जेठालाल का मीम है, बस कर बस कर वाला। तो वैसे ही तुम्हारा पेट चिल्ला रहा है बस कर, लेकिन तुम ठूसे जा रहे हो, खाए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। जब तक तुम्हारा पेट फटने को नहीं आ गया, बिल्कुल गले तक नहीं भर गया, तब तक तुमने खाना पीना बंद नहीं किया। अब तुमने खाना पीना खा लिया, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट हो गई। अब तुमने सोचा कि लाओ अब सेकंड प्रायोरिटी की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही तुमने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन तुम्हारे पेट में कुछ हलचल होने लगी, तुम्हें कुछ पेट में महसूस होने लगा। तो तुम्हें पता चला कि तुम्हें एसिडिटी हो गई है प्रॉब्लम, क्योंकि तुमने बहुत सारी ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली, तो इस वजह से हो गई तुम्हें क्या? एसिडिटी। यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अब तुम एसिडिटी से सफ़र करने लगे। तो तुम्हारे 2-3 दोस्त वहाँ पे खड़े थे, तुम्हारे ही जैसे सारे। तो उनमें से एक ने बोला भाई लेमन जूस ले ले। क्या ले लो? लेमन जूस। ठीक, एक ने बोला लेमन जूस ले लो, दूसरे ने बोला भाई विनेगर ले ले, ठीक है। तीसरे ने बोला कि भाई तू बेकिंग सोडा ले ले, उसे पानी में मिला के पी ले। तीसरे ने क्या बोला? बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा को पानी में मिला के पी लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा में से क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही रहेगी। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर एज अ रेमेडी, घरेलू उपाय के तौर पर तुम्हें क्या चीज़ लेना सही रहेगी। तो इस सवाल को ना हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद दोगे, और कब दोगे? जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे आगे तुम खुद अपनी नॉलेज डेवलप करोगे कि तुम्हें एसिडिटी में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहीं पे छोड़ते हैं, अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक है। अब एसिड और बेसिस जो चीज़ है ना, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम बिल्कुल अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। क्लास 7th और 8th में भी हमें इनके बारे में पढ़ाया गया है, इनके बारे में बेसिक्स पढ़ाए गए हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, हम लोगों ने तो क्लास 9th को सीरियस नहीं लिया, क्लास 10th तक को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हमें 7th और 8th की चीज़ें कैसे याद होंगी? टेंशन मत लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ कि 7th और 8th क्लास में हमें क्या पढ़ाया गया था एसिड्स और बेसिस के बारे में। 7th और 8th में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, हमें बस बहुत ही छोटी सी चीज़ बताई गई थी कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं, हमें छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया गया था कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, बस टेस्ट के बारे में बताया गया था। और यहाँ पे इसके बारे में बेसिस की अगर बात कर लें, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। मैंने टेस्ट क्यों लिख दिया, टेस्ट होगा सिर्फ। कि जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, कड़वे बोल लो, या एक हिंदी में शब्द होता है कसैला, कड़वा ज़्यादा सही रहेगा। तो तुम समझ लो कि बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट करने पे कड़वे लगते हैं, और खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो एसिड लगती हैं। बस हमें 7th और 8th क्लास में इतना ही बताया गया था एसिड और बेस के बारे में, और बेसिक से 1-2 एसिड और बेस के एग्जाम्पल वगैरह बताए गए थे, ठीक है। तो इतना हमें बताया गया। अब ये नॉलेज अब तुम्हें पता चल गई कि एसिड खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने 2 कंपाउंड लेके आया, दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों बीकर में रखे हुए हैं तुम्हारे सामने।
अब मैंने तुमसे बोला कि बताओ इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है, तो क्या तुम उन कंपाउंड को अपनी टंग पे मतलब मुंह में डाल के टेस्ट करोगे उन्हें कि कौन सा खट्टा है कौन सा कड़वा है? अब ऐसे तो बहुत सारे नेचर में कंपाउंड पाए जाते हैं, तुम ऐसे क्या सबको अपनी टंग पे मतलब डाल डाल के टेस्ट करोगे? ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ एसिड्स तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कुछ बेस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो हम एसिड और बेसिस को टेस्ट जो उनका मतलब कि जांच करना, पता लगाना कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, तो हम उन्हें हर बार ना मतलब टंग पे डाल के टेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर तो मैंने देखा है हमारी बाइक में भी है, मतलब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक हो, कार हो या जो भी व्हीकल हो, उन सब में इंडिकेटर लगे होते हैं। तो इंडिकेटर शब्द का ही अगर तुम मतलब देखोगे तो इंडिकेट करना या इशारा करना, मतलब बाइक में जब हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो राइट वाले इंडिकेटर्स को जलाते हैं, तो इससे हम लोग आसपास के लोगों को इशारा करके बताते हैं कि हाँ भाई मैं राइट में टर्न लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमें मतलब बेसिकली बताओ तो इशारा करके बता देते हैं, ठीक है। तो वही काम इस चैप्टर में इंडिकेटर्स भी करेंगे। इंडिकेटर्स क्या करेंगे? हम इशारे करके बता देंगे कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर की डेफिनेशन देखने चलते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिकेटर, अभी देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। इट इज़ एन डाई दैट चेंज कलर्स व्हेन इट इज़ पुट इन एसिड और बेस। ये एक डाई है। डाई अगर तुम सब्सटेंस देखने जाओगे तो डाई क्या होता है? डाई एक ऐसा कोई सब्सटेंस है जो चीज़ों का कलर चेंज कर देता है। लाइक हम लोग बालों में डाई करते हैं, जिनके बाल वाइट हो जाते हैं। कुछ लोग और भी कलर्स की डाई करते हैं, कोई वाइट करना पसंद करता है, कोई ऑरेंज करना पसंद करता है, आजकल तो हरे नीले भी करने लगे हैं। तो उन कैटेगरी को जानते ही हो क्या बोलते हैं, वो रहना, तो उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। बेसिकली डाई एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी कलर का, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर दे, ठीक है। तो इंडिकेटर एक डाई है जो कि कलर चेंज करती है। जब हम उसे एसिड में रखते हैं या बेस में रखते हैं, वो कलर को चेंज करती है अपनी, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि ये इंडिकेटर से इंडिकेट करके हमें बता देता, पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अब हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं मेन, मतलब कि अभी जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं वो 3 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। देयर आर 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। जो पहला है हमारे पास, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है लिटमस। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस का पेपर भी होता है और लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है। अभी देखते हैं दोनों काम क्या करते हैं और दोनों की जो वर्किंग है, पेपर हो या सॉल्यूशन हो, दोनों सेम वर्क करते हैं। सेम वर्क करते हैं मतलब कि हमें आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अब बताते कैसे हैं वो देखते हैं। एक्चुअली में रियल में ये लोग क्या करते हैं। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब तुम्हारे पास लिटमस पेपर हो या लिटमस का सोल्यूशन हो, तुम जैसे ही उसमें एसिड डालोगे वो मतलब कि रेड कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर वो रेड कलर का हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि हमने जो सब्सटेंस लिटमस पे डाला है वो एसिड था। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है बेस के साथ। अब बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर कोई बेस होगा, अगर हम किसी बेस के अंदर लिटमस को डालेंगे तो वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर बना देगा, ठीक है। तो ये होता है लिटमस। लिटमस ऐसा समझ लो कि एक पेपर है, एक इंडिकेटर है। जैसे ही हम उस पर एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और अगर हम जब उस पर बेस डालेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, बस इतना समझ लो। और अगर हम लिटमस की बात कर लें, लिटमस जो सोल्यूशन होता है, जब ये मतलब कि न्यूट्रल मीडियम में होता है, ना एसिड हो ना बेस हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तब ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। और लिटमस पेपर होते हैं वो कई कलर में आते हैं, रेड भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, येलो कलर के भी आते हैं, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, जो सोल्यूशन होता है हमारे पास लिटमस का वो नॉर्मल पीएच पे, मतलब कि न्यूट्रल पे पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का सोल्यूशन है हमारे पास। अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, अगर हम उसमें बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि मतलब इनकी इमेजेस देख लेते हैं।
ये देखो ये रहे लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर वाले हैं और रेड कलर वाले हैं। ये रेड कलर वाले हैं अगर तुम इन्हें बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर के हो जाएंगे, और ये ब्लू कलर वाले हैं अगर तुम इन्हें एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। और अगर लिटमस के सोल्यूशन की बात कर लें तो ये देखो, ये एक बीकर या ग्लास के अंदर ये पर्पल कलर का सोल्यूशन भरा है। इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग जैसे ही एसिड डालेंगे ये सोल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमने जो सब्सटेंस या जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर डाला है वो एसिड था, और बेस डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे सेकंड कॉमन मतलब इंडिकेटर को। ये फर्स्ट वाला था, अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका नेम मिथाइल ऑरेंज होता है, और जैसा कि इसका नेम है वैसा ही इसका कलर भी होता है। ये एक सॉल्यूशन होता है ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये किस तरह से हमें बताता है वो देखते हैं। इट टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन। जो मिथाइल ऑरेंज है अगर हम उसमें एसिडिक कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया ना तो वो रेड कलर में हो जाएगा। जैसे कि ब्लू कलर का जो लिटमस था वो भी रेड हो रहा था, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब हम उसे बेस में डालेंगे, यही मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग बेस में डालेंगे या बेस को मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, इट टर्न्स येलो इन बेस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्पेलिंग भाई क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का होता है। रुको तो मैं दिखाता हूँ इसका। ये देखो ये इस तरह का होता है, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन येलो कलर का हो जाता है। अगर रेड हुआ तो हम जान लेते हैं कि हाँ भाई एसिड था, अगर येलो हो गया तो हम जान लेते हैं कि बेस था। ठीक है, तो ये दूसरा कॉमन इंडिकेटर है जो हमें पता चाहूँ, मतलब इसका नेम पता होना चाहिए। इसका नेचुरल कलर ऑरेंज कलर का होता है। ये एसिड को रेड कलर में, एसिड होने पर रेड कलर में टर्न हो जाता है, और बेस होने पर ये येलो कलर में मतलब बदल जाता है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर के बारे में जो कि है फिनोल्फ्थैलिन। ठीक है, फिनोल्फ्थैलिन ये क्या होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसका ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ठीक है, और जब हम लोग इसमें एसिड डालते हैं तो क्या होता है, इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशंस। ये जो है ये कलरलेस ही रहता है एसिड के सोल्यूशन। मेरे को तो मैं दिखा देता हूँ फिनोल्फ्थैलिन कैसा होता है। ये देखो एक ट्रांसपेरेंट जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर रखा हुआ है, और अगर हम इसमें कोई हमने सॉल्यूशन ऐड किया, कोई भी चीज़ हमें नहीं पता थी कि वो एसिडिक है या बेस है, हमने इसके अंदर डाला, अगर इसमें इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ये ऐसा का ऐसा ही बना रहा बिल्कुल, तो हम जान लेंगे कि ओके ये एसिड था इसीलिए कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसमें बेस डालते हैं तो क्या होता है, इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस। मतलब ये जो हमारा फिनोल्फ्थैलिन है ये क्या करता है कि जब हम इसमें बेस डाल देंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कलर ट्रांसपेरेंट कलर से या कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स थे जिन्हें हम यूज़ करते हैं कि हमें पता लगाने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है,
तो पहला कौन सा था, पहला था लिटमस। लिटमस सिर्फ लिटमस बोल दो, पेपर या सोल्यूशन दोनों चीज़ें सेम है, दोनों सेम वर्क करती हैं। दूसरा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, तीसरा हमारे पास फिनोल्फथैलीन। ठीक है, ये 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं हमारे पास एसिड और बेस को जानने के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एनसीईआरटी की एक्टिविटी, इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी जो कि है 2.1। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जिस तरह से करते थे, एक इमेज लेके आता था, मैं तुम्हें दिखाता था कि उसके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं वो सारी चीज़ें, मतलब पूरा मैकेनिज्म समझाता था। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये थोड़ी अलग तरह की, तुम ऐसे समझ लो, या तो इसे तुम खुद परफॉर्म कर लो लेबोरेटरी में जाके तो तुम्हें हो जाएगा सिस्टम, या फिर ये थ्योरेटिकली है, मैं तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, इसमें कोई इमेज वाला सिस्टम था नहीं। क्या बोला है, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से हमें सोल्यूशंस को कलेक्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड करना है, नाइट्रिक एसिड करना है, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतनी सारी चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को लेके हमें आ जाना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच एबव द सोल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1। वॉच ग्लास में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, एक कांच का होता है, कटोरी टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन वो कांच का होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी तुम्हें उसकी इमेज दिखाई थी। तो इन सब के सोल्यूशंस की एक एक बूंद हमें उन वॉच ग्लास पे डालनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, टेस्ट विद द ड्रॉप इंडिकेटर शोन इन द टेबल। ठीक है, हमें कुछ इस टेबल में इंडिकेटर शो किए गए हैं। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथैलीन एंड मेथिल ऑरेंज। ठीक है, हमें 4 इंडिकेटर यूज़ करने हैं। पहला बोला है उसने रेड लिटमस, एक सेकंड, ये सारे सॉल्यूशंस जितने हमारे पास थे इन सबको लेना है। फिर हमें रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज, इन 4 इंडिकेटर को भी अपने साथ लेके आना है। ठीक है, और फिर इन सब पे एक एक करके इनकी बूंदों को डालना है और फिर कलर को ऑब्जर्व करके टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है कि हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बस इतना ही है इस एक्टिविटी में। ऑल्दो ये काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है, हर एक सोल्यूशन को एक एक करके टेस्ट करना है। पहले मान लो कि एग्जांपल के लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद हमने रेड लिटमस पे डाली, फिर एक बूंद हमने ब्लू लिटमस पे डाली, फिनोल्फथैलीन के अंदर एक बूंद डाली, मेथिल ऑरेंज के अंदर एक बूंद डाली। ठीक है, एक सोल्यूशन को हमने 4 बार डाला, फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया कि ठीक है रेड लिटमस का कलर क्या हुआ, ब्लू लिटमस का कलर कैसा चेंज हुआ, फिनोल्फथैलीन का कलर क्या हुआ, मेथिल ऑरेंज का चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सारी ऑब्जर्वेशंस को हमें नोट करना है। तो मैं पहले से ही पूरी टेबल बना के लाया हूँ ताकि लेक्चर में टाइम मतलब ज़्यादा ना लगे। ये देखो, ये पूरी टेबल है। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग रेड लिटमस पे डालेंगे, जब हमने रेड लिटमस पे डाला देखा तो कोई चेंज नहीं हुआ, रेड का रेड ही रहा वो। लेकिन जब हमने उसे ब्लू लिटमस पे डाला तो वो ब्लू कलर, मतलब कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था वो रेड कलर में चेंज हो गया, टर्न्स रेड। ठीक है, जब हमने उसे फिनोल्फथैलीन के सॉल्यूशन के अंदर डाला तो रिमेंस कलरलेस, वो कलरलेस ही बना रहा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब हमने उसे मेथिल ऑरेंज के अंदर डाला तो उसने मेथिल ऑरेंज को भी रेड कलर चेंज कर दिया। तो हमने इन सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया कि रेड लिटमस तो रेड ही रहा, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। मतलब ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ब्लू लिटमस को रेड एसिड करते हैं। जब एसिड हम ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन की भी हमने देखा था कि फिनोल्फथैलीन जो है वो एसिड पे कलरलेस ही रहता है। तो ये देखो कलरलेस ही रहा, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। तो और इसने मतलब कि जो हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन था उसने मेथिल ऑरेंज को क्या किया, रेड में कर दिया। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमने एक चीज़ मान ली कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसका नाम ही एसिड है, खैर ये एसिडिक है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। ऐसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी किया। ये देखो ये ऑब्जर्वेशंस आई तो हमने ऐसे भी मान लिया कि ये एसिडिक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ, ये इसका एक बेस का चेक करके दिखा देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मान लो कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब टेस्ट किया तो इसने रेड लिटमस का जो था उसे ब्लू कलर में चेंज कर दिया, और ब्लू वाला जो लिटमस था वो कोई भी चेंज नहीं आया, वह ब्लू का ब्लू ही रहा। जब हमने इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिनोल्फथैलीन में डाला तो इसने ट्रांसपेरेंट फिनोल्फथैलीन को पिंक कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, और जब मेथिल ऑरेंज में डाला तो इसने ऑरेंज कलर के मेथिल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज कर दिया। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने नोटिस करके देखा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। ठीक है, वो बेसिक है, उसका नेचर बेसिक है, बेस है वो। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये कितनी शायद 9 है, 9 कंपाउंड्स थे। हमने 9 कंपाउंड्स को ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटीज़ को निकाला और फिर इनके मीडियम्स को दिया। अब तुम्हें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है इस टेबल को, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार तुम इसे रीड करके ज़रूर देख लेना कि कौन सा चीज़ क्या कर रही है, ठीक रहेगा। ठीक है, तो बस एनसीईआरटी की जो पहली एक्टिविटी थी हमारे इस चैप्टर की उसमें यही है, यही सिस्टम था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को।
तो अभी तक देखा हमने एसिड के बारे में कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। फिर हमने देखा कि हम हर एसिड और बेस को अपनी टंग पे डाल के चेक तो कर नहीं सकते, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी इंडिकेटर्स की। फिर हमने 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स देखी। अब अपन लोग देखने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स के। वो तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर थे ही, लेकिन अब हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स को देखने वाले हैं। ये जो पैराग्राफ है, मतलब ये जो पूरी इमेज है, ये मैं एनसीईआरटी से ऐसी की ऐसी उठा के लाया हूँ, क्योंकि इसमें इस छोटे से पैराग्राफ में भी बहुत सारी नॉलेज एक साथ इकट्ठी करके रखी हुई है। तो आओ इसे रीड करके देखते हैं कि क्या क्या नॉलेज इसमें रखी हुई है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन प्लांट बिलोंगिंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा। जो लिटमस, जिसको जो हमारा सबसे पहला कॉमन इंडिकेटर था, वो एक नेचुरल कॉमन इंडिकेटर है। और उससे हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकेन, एक लाइकेन प्लांट होता है, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा डिवीजन से। ठीक है, ये याद करने वाला पॉइंट है, रट सकते हो थैलोफाइटा। ठीक है, बायोलॉजी का प्लांट, बायोलॉजी का मतलब कि बोल सकते हो, बायोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन है ये। उसके बाद बोलते हैं इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जो कि मैं पहले ही पता है कि लाइकेन जो है वो एक कॉमन इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। ये भी मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ कि जब हमारा जो लिटमस सोल्यूशन होता है, जब वो ना एसिडिक हो और ना बेसिक हो, तब उसका कलर क्या होता है? तब वो पर्पल कलर का होता है, तब वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबिज लीफ। और भी दूसरे जो नेचुरल मटेरियल्स हैं उनमें से एक क्या है? रेड कैबिज लीफ। रेड कैबिज लीफ जो होती हैं उन्हें भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। रेड कैबिज लीफ, टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी को भी हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजा। हाइड्रेंजा जो एक फ्लावर है, उसकी हम जो मतलब कलियाँ, फूल की जो कलियाँ होती हैं, उसकी हम उनको भी हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा है प्यूटिनिया। ठीक है, प्यूटिनिया क्या होता है? ये भी एक फ्लावर है, इसकी भी कलियों को हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारे पास जरेनियम। ठीक है, जरेनियम ये भी एक फ्लावर है, इसकी भी कलियों को हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की तरह। अब क्या बोल रहा है? विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस ऑफ अ सोल्यूशन, जो कि मैं बताता है देयर आर एसिड बेस इंडिकेटर समटाइम्स अप्लाई इंडिकेटर। ठीक है, ये सिंपली कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में बता रहा है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं नेचुरल इंडिकेटर्स में से हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली है हमारी, जो सबके घरों में पाई जाती है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, दैट इज़ टर्मेरिक। अब हल्दी तो देखो सबने देखी है, खाना सब लोग खाते हो, अभी क्या पता लेक्चर देखते टाइम पर ही खा रहे हो, और उसका सब्जी में जो हमारा येलो कलर आता है वो हल्दी के वजह से ही आता है, टर्मेरिक के वजह से ही आता है। अब टर्मेरिक जो है जी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका देखो क्या मतलब, ये हमें कैसे इंडिकेट करता है वो देखते हैं। इट टर्न्स इट्स येलो कलर टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। हल्दी का जो पीला कलर होता है, अगर तुम उसे किसी बेस में डाल दोगे ना, कोई बेस या उस पर डाल दोगे, तो वो पीले कलर से रेड कलर की हो जाएगी। अब तुम ये एक्सपेरिमेंट ना घर पे करके देख सकते हो, उसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जो तुम्हारे घर पे है नहीं। तुम अभी जाके लेक्चर देखने के बाद भी इसे जाके ट्राई कर सकते हो। एक वाइट कलर का क्लॉथ लेना, उस पर हल्दी पाउडर या पानी में थोड़ी हल्दी मिक्स करना और उस क्लॉथ पे डाल देना। ठीक है, जो वाइट कलर का क्लॉथ है वो येलो कलर का हो जाएगा, उस पर हल्दी लग जाएगी। तो साबुन होता है ना हमारा, जो सोप होता है, उससे तुम उसे वॉश करना। जैसे ही तुम उस पर साबुन लगाओगे ना, वो एकदम पूरा जो येलो कलर था वो पूरा रेडिश ब्राउन या रेड रेड कलर का हो जाएगा। जैसा कि ब्लड नहीं होता हमारा, ब्लड का कलर होता है, सेम उसी कलर का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कपड़े में खून लगा हुआ है। तुम घर पे जाके प्रैंक कर सकते हो अपने घर वालों के साथ, चेक कर लेना जाके तुम खुद, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सोप होता है ना वो हमारा बेसिक होता है, उसका मीडियम बेसिक होता है, वो बेस मतलब उसका बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है, नेचुरल इंडिकेटर है। इट टर्न्स येलो कलर टू रेड, जो और की हमारी हल्दी है वो येलो कलर से रेड कलर की हो जाती है बेसिक मीडियम में। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी रेड कैबेज। रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स क्या होती हैं? जब हम इन्हें मतलब एसिड में डालते हैं, जैसा कि नाम है रेड कैबेज, रेड कलर की होगी। इट स्टिल रेड इन एसिड सॉल्यूशंस।
जो रेड कैबेज लीव्स होती हैं, अगर तुम उन पर एसिड सोल्यूशन डालोगे तो वो रेड ही रहेंगी, उनमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उसमें बेस डाल दिया, इट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो रेड कैबेज लीव्स होती हैं, एसिड डालोगे तो वो रेड रहेंगी, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। लेकिन अगर तुमने कोई बेस डाल दिया उसके ऊपर तो वो ग्रीन कलर की हो जाएंगी, वो चेंज होकर रेड कलर से ग्रीन कलर की बन जाएंगी। ठीक है, तो ये एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। अब तीसरा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है हाइड्रेंजिया। ठीक है, हाइड्रेंजा या हाइड्रेंजिया जो बोलना है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रेंजा हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉर्मली किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, नॉर्मली ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है, फ्लावर है एक हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसमें बेसिक सोल्यूशन डाल देंगे, इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो फ्लावर है हमारा हाइड्रेंजा, ये ब्लू कलर का होता है नॉर्मली, लेकिन जब हम इसमें कोई बेस डाल देंगे, बेसिक का सोल्यूशन डाल देंगे, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। अब ये हाइड्रेंजा फ्लावर एक्चुअली में होता कैसा है, ये देखो इस तरह का होता है, ये देखो ये इमेज है इसकी। ठीक है, ये इस तरह का फ्लावर है, थोड़ा सा पर्पल और ब्लू कलर का मिक्स टाइप का लग रहा है। अगर तुम इसमें बेस डाल दोगे ना तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आते हैं एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, दैट इज ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स या ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर जो भी बोलना है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अभी तक हम देख रहे थे, हमने कॉमन इंडिकेटर्स को देखा, नेचुरल इंडिकेटर्स को देखा, एक्टिविटी भी पढ़ी उनके ऊपर। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये थोड़े अलग हैं। ये वाला जो ओल्ड फैक्ट्री जो शब्द है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्मेल से, किसी भी चीज़ की स्मेल से। हम स्मेल से भी कई चीज़ों को पता लगा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो तुम्हारा छोटा भाई या बहन कोई भी अकेले तुम्हें बिना बताए चोरी छुपे मैगी बना रही हो किचन में, और तुम अपने रूम में बैठे हो, तो तुम्हें अपने रूम में ही पता चल जाता है कि हाँ भाई घर में मैगी बन रही है, कोई मैगी बना रहा है। कैसे पता चल जाता है, उसकी स्मेल की वजह से पता चल जाता है। ठीक है, फिर तो बाद में तुम जो उसके साथ सुताई करोगे वो तो अलग बात है। ठीक है, तो उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि तुम्हें स्मेल से भी चीज़ों के बारे में पता चल जाती हैं। अभी तक हम देख रहे थे इंडिकेटर्स जो थे वो कलर को चेंज कर रहे थे, कलर चेंज, कहीं रेड हो रहे थे, कहीं ब्लू हो रहे थे, कहीं पिंक हो रहे थे, कहीं ग्रीन हो रहा था, कहीं कोई कलर हो रहा था। ठीक है, इस तरह से कलर चेंज होकर हमें पता चल रहा था कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें स्मेल से पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस के सॉल्यूशंस में, हमें उनसे पता चल जाता है। तो ये हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास 3 है। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे जो सिलेबस में है वो 3 है। पहला तो सबसे कॉमन ऑनियन, ठीक है, हमारा प्याज। अगर सेकंड की बात कर लें, पहला है ऑनियन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वनीला, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, मतलब वनीला का जो एक्सट्रैक्ट, किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकालना होता है ना, जो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ऐसे समझ लो वनीला की सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, वनीला। और तीसरा जो हमारे पास होता है क्लोव, लौंग, लौंग। ठीक है, क्लोव ऑयल, लौंग का ऑयल समझ लो, क्लोव या ऑयल जो भी लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, मतलब हम ये स्मेल से ही हमें बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब होता क्या है इनके साथ, वो देखो तीनों के साथ बिल्कुल सेम चीज़ होती है, तीनों के साथ मतलब बिल्कुल सेम होता है। एसिड्स तीनों के लिए बता रहा हूँ, ये जो नीचे लाइन लिख रहा हूँ वो तीनों पे एप्लीकेबल है। एसिड्स डोंट
इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट्स होगा। डोंट अफेक्ट्स देयर स्मेल। फिर से स्मेल्स जो एसिड होते हैं, अगर तुम मान लो कि तुमने प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काटे, तुम्हारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट है और क्लोव ऑयल है, मतलब कि लौंग का तेल है, ठीक है, तुमने उनके अंदर एसिड को डाला, तो एसिड इनकी स्मेल में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इनकी स्मेल जैसी आती है नेचुरली वैसी ही आएगी, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इनके ऊपर, ठीक है। एसिड डोंट अफेक्ट देयर स्मेल, ठीक है, इनकी स्मेल पे कोई भी एसिड इफेक्ट नहीं डाल पाता है। लेकिन वहीं अगर अपन लोग बेस की बात कर लें तो बेस या बेसिस destroy their smells। बेस जो होते हैं, तुम अगर बेस डाल दोगे ना, प्याज तुमने काटा छोटा छोटा, ठीक है, तुम उसमें कोई बेस डाल दो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कुछ भी बेस डाल दिया तुमने उसमें, तो उनकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ऑनियन में जो स्मेल आती है ना, अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, वो स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ होगा। और क्लोव ऑयल, लौंग में तुमने देखा, लौंग के नॉर्मली लौंग, अगर तुम लौंग का जो बॉक्स होता है तुम उसे खोल दो तो तुम्हें स्मेल महसूस होने लगती है। लौंग में ही बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और इसका जो तेल होता है ऑयल, उसमें तो और भी ज़्यादा स्मेल आती है। तो अगर तुम उसमें बेस को मिला दोगे ना, तो उसकी स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी, उसमें स्मेल ही नहीं रहेगी, मतलब स्मेल लेस हो जाएगा, स्मेल गायब हो जाएगी। तो इसी तरह से हम पता लगा लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास हमने अनियन काटा, हमारे पास दो सोल्यूशंस थे, हमने एक सोल्यूशन डाला ऑनियन में, फिर हमने उसकी स्मेल को चेक किया। अगर उसमें स्मेल आ रही है सोल्यूशन को डालने के बाद भी, तो हम जान लेते हैं कि ये जो सोल्यूशन था ये एसिडिक था, एसिड था, इसीलिए इसने इसकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन अगर जब हम दूसरा वाला सोल्यूशन हमने डाला और हमने दोबारा उसकी स्मेल को चेक किया, तो अनियन में अगर कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो हम जान लेंगे कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये बेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लेते हैं, इन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, और ये तीन है, अनियन है, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल है, ठीक है। एसिड इनकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, कोई भी ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। वहीं पे बेस इनकी स्मेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी वालों ने इस पर भी एक एक्टिविटी डाल दी, और बिल्कुल वैसी सेम एक्टिविटी है जैसे कि हम लोगों ने 2.1 को देखा था। तो इसमें देखो ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। टेक सम फाइन चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हमें प्याज को काटना है छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, और उसके अंदर ना मतलब कि कपड़े की स्ट्रिप बना के प्याज के अंदर मिक्स करके रख देनी है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। उसे अच्छी तरीके से बंद करना है और फिर फ्रिज में डाल देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ यूज टू टेस्ट द एसिड और बेस। अब हमने जो प्याज के अंदर जो कपड़ों की पट्टियाँ मिक्स करी थी, स्ट्रिप्स को मिक्स किया था, वो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एक इंडिकेटर की तरह एसिड और बेस को जानने के लिए। अब क्या बोल रहा है, हमें दो चीज़ें लेनी है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। दो पट्टियों को निकालना है और उनकी स्मेल को चेक क्या करना है। हमें पता है ये रात भर प्याज के साथ रही हैं तो प्याज जैसी स्मेल आने लगेगी उनमें। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, ठीक है, एक क्लीन सरफेस पे रखना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोल्यूशन को डालना है। उसके बाद ऑन वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन अदर। मतलब दूसरे वाले पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है। रेजन बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि उन्हें पानी से, उन्हें अच्छे दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद डालना है और फिर उन्हें पानी से धुलना है। पानी से धुलने के बाद फिर हमें क्या चेक करना है, उनकी स्मेल को चेक करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ टेक सम डाइल्यूट एसेंस ऑफ वनीला क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर, टेक सम डाइल्यूट एसेंस, ठीक है। मतलब कि पूरे में यही लिखा हुआ है, जैसे कि हमने एक एक चीज़ को टेस्ट किया था ना, तो तुम्हें ऑनियन से टेस्ट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ फिर तुम्हें वनीला किधर गया, वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। वनीला एसेंस और दूसरा कौन सा था, ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल किधर था, डाइल्यूट अनदर, जरा क्लोव ऑयल, ठीक है। तो क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस, इनसे भी ऐसे ही कर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों की सोल्यूशंस को चेक करना है और हमें स्मेल को चेक करके बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसमें भी पूरी टेबल बनेगी जो कि मैं पहले से ही बना के लाया हूँ, और देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम ऑनियन क्लॉथ स्ट्रिप्स की बात कर लें, तो जब हम इसमें HCl को डालेंगे तो क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल ऑफ ऑनियन रिमेन्स अनचेंज। मतलब कि ऑनियन जो होगा उसकी स्मेल नहीं जाएगी। HCl डालोगे जैसी स्मेल है अनचेंज, मतलब जैसी है वैसी रहेगी।
लेकिन जब हम NaOH डालेंगे तो क्या होगा, द अनियन स्मेल्स कम्प्लीटली अपीयर्स, मतलब इट कम्प्लीटली डिसअपीयर्स। जो ऑनियन की स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी NaOH से। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि HCl जो है वो एसिडिक है। HCl जो हमारे पास है वो एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक तो अनचेंज रहते हैं ऑनियन, मतलब कि स्मेल्स को कोई भी इफेक्ट कर नहीं पाते। HCl एसिडिक है, NaOH क्या है, बेसिक है, मतलब बेसिक इन नेचर है। सेम हैपन भी देखो वनीला एसेंस, इसने भी जो मतलब स्मेल है उसे अनचेंज रहने दिया, इसने भी अनचेंज रहने दिया। ये हमारे पास जो क्लोव ऑयल है इसने भी, ठीक है। लेकिन इसमें देखो इट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि इन सब ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस जो है उसने सबकी स्मेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वही है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि बेस जो होते हैं वो स्मेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एसिड जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी जो हमने इनिशियल जो हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक था इंडिकेटर्स, उससे कंप्लीट कर लिया है कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से हैं और कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडिकेटर वाला मतलब टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एसिड्स। अब हमारा एसिड टॉपिक शुरू होता है, ठीक है, कि एसिड होता क्या है। अभी तक हमें छोटी क्लासेस में बस बता दिया गया था कि जो खट्टा हो वो एसिड है, जो कड़वा हो वो बेस है। लेकिन एक्चुअल में एसिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन दे, जो H+ आयन दे वो एसिड होगा। कोई भी सब्सटेंस, मैं दोबारा समझाता हूँ, या अगर तुम इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में एक लाइन में रखना चाहते हो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन दें वो एसिड है। बस हिंदी भाषा में तुम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को ऐसे ही रखो कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस दें वो एसिड है, ठीक है। अब डेफिनेशंस तो भाई क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो तुम्हें डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी। अगर आ गया कि डेफिनेशंस राइट द डेफिनेशन ऑफ एसिड तो तुम्हें फिर ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। डेफिनेशन भी वही है, बस हिंदी भाषा में जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल भाषा में याद रखो तो ब्रेन को हमारे अच्छे से याद रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लें, अगर कुछ एग्जांपल्स लिख दूं तो जैसे अगर अपन लोग बात कर लें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमारे पास दूसरा हमारे पास कौन सा है, H2SO4, NaOH, सॉरी NaOH नहीं, HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो ये कुछ एसिड्स हैं हमारे पास जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H आयंस देते हैं। कैसे देते हैं चलो आओ एक एक करके इनकी मतलब कि देख लेते हैं रिएक्शंस को भी, जो कैसे डिसोसिएट होते हैं। हमारे पास HCl है और किस में डिसॉल्व होने के बाद होगा, वाटर में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्वस। ये चीज़ें तो हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, इनमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब पानी में जाने के बाद ये ब्रेक होगा, तो किस में ब्रेक होगा, H+ में होगा और Cl- में होगा। तो इसने H+ दिया हमें, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर अगले की बात कर लें, अपने पास दूसरा कौन सा है, H2SO4, इसे भी वाटर में लेना है, एक्वस में। जब हमने इसे वाटर में लिया तो क्या हुआ, ये टूटेगा 2H+, एक H2SO4 का जो आयन होता है वो 2 हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन आयन देगा प्लस SO4 2 निगेटिव सल्फेट आयन देगा, ठीक है। इस तरह से ब्रेक हुआ। अगर और देखना चाहें तो हम लोग HNO3 को भी देख लेते हैं, इसे भी सबको एक्वस में लेना है। इसकी डेफिनेशन में ही यही है कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो H आयन दे, तो ये H+ बनाता है और NO3 निगेटिव बनाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलो CH3 इसे रहने देते हैं, HNO3 ये हो गया, बस इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या है, अगर तुम एसिड की डेफिनेशन को देखने जाओगे तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है एसिड की कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H आयन को प्रोड्यूस करते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे एसिड्स। अब अपन लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का, कि एसिड को क्लासीफाई कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स,
कि वो कहाँ से मिलते हैं, हमें क्या सोर्स है उनका। सोर्सेज के बेसिस पे 2 टाइप के एसिड्स होते हैं हमारे पास। पहली चीज़ तो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिस तरह से हमें वो मिलते हैं उनके बेसिस पे 2 टाइप के हैं। अब इस सोर्स के अंदर भी एसिड 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स, वो एसिड्स जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा हमें मिलते हैं, उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहले तो आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर अपन लोग बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, ईडीसी। तो ये जो एसिड्स हैं ये हमें या तो प्लांट से मिलेंगे या हमें एनिमल से मिलेंगे, ठीक। या दीज आर ही रखते हैं, दीज आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एक्चुअली में इन्हें खाते ही हैं, कोई दिक्कत की, इन्हें खाने से या इन्हें पीने से कोई बीमारी, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि नॉर्मल एसिड्स होते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे पास। और ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें खा लो, हम लोग इन्हें खाते भी हैं, मतलब कि खाने पीने में भी यूज़ करते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे पास। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से प्राप्त हो जाएं, मिल जाएं। उनके एग्जांपल ये हम लोगों ने कुछ देख लिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो इन्हें खाने और पीने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दीज आर वीक एसिड्स, ये जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब अपन लोग कुछ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स को देखते हैं, उनका सोर्स क्या है, वो मिलते कहाँ से हैं हम लोगों को। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये है, देखो, नेचुरल सोर्सेज ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का जो नेचुरल सोर्स है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पहला है एसिटिक एसिड हमारे पास, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में होता है। दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इनके अंदर हमें कौन सा मिलेगा, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड या तो हमें मिल्क में मिलेगा या फिर कर्ड में मिलेगा। टर्टेरिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है, पता है क्या होता है, टैमरिंड इमली, जो हम लोग इमली नहीं खाते हैं, मोस्टली लड़कियां खाना ज़्यादा पसंद करती हैं इमली, ठीक है। तो उसके अंदर मिलेगा या अनराइप ग्रेप्स, जो कच्चे ग्रेप होते हैं, कच्चे जो अंगूर होते हैं, उनके अंदर हमें टर्टेरिक एसिड मिल जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, हमें मिलेगा टोमेटो के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड। फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, या फिर इसे मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, इसका IUPAC नेम जो होता है उसे मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा, आंट स्ट्रिंग, आंट की जो स्ट्रिंग होती है उसमें मिलेगा, या नेटल लीफ स्ट्रिंग। एक प्लांट होता है नेटल, ठीक है, उसकी जो पत्तियों में कांटे जैसे निकले रहते हैं छोटे छोटे, उन कांटों के अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कहाँ मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो मैंने तुम्हें बताया क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों ने एसिड का क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन खुद में 2 टाइप का है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस सोर्स पे पाए जाते हैं। तो उनमें से पहला हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचुरली पाए जाते हैं, मतलब कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर मिलते हैं हमें। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। अभी हम लोग इसी के अंदर हैं, सोर्स के अंदर ही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा सोर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं वो देखते हैं। दूसरे टाइप के एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ऐसे एसिड्स जिन्हें हम अर्थ के मिनरल से बनाते हैं। तो आओ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कैसे, कौन है इसके, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ठीक है। ये जो हैं ये हमारे कौन से हैं, ये मिनरल्स एसिड है हमारे पास, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग खा सकते थे, पी सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। दीज आर वेरी डेंजरस, these are very dangerous to consume।
इवन इन डाइल्यूटेड फॉर्म। मतलब ये वाले जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। अगर इनऑर्गेनिक शब्द आ जाए कहीं भी यूज़ कर दिया जाए या मिनरल एसिड्स, तो दोनों का मतलब समझ लेना मिनरल एसिड्स की बात हो रही है। मिनरल एसिड्स होते क्या हैं? जो अर्थ के अंदर मिनरल्स निकलते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है इन्हें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लो तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब ये जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, दीज आर वेरी डेंजरस टू कंज्यूम, ना हम इन्हें खा सकते हैं ना पी सकते हैं। इवन इन डाइल्यूटेड फॉर्म, जिन्हें पता है डाइल्यूट शब्द का मतलब अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है अभी मैं आगे हम लोग इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है, ठीक है। हम इन्हें डाइल्यूट फॉर्म में भी अगर कंज्यूम कर लिया तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आगे दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैंने 2 बार वेरी शब्द यूज़ किया है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मिनरल एसिड्स हो गए। अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से, जो क्लासिफिकेशन हमने किया कि ये एसिड्स हमें मिलते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, उनके हिसाब से। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ऑल्दो हमने एक प्रॉपर्टी देख ली है कि मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग, इन्हें हमने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में क्यों रखा, इन्हें हमने वीक कैटेगरी में क्यों रखा? तो दूसरा, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं जो कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ये देखो, पहला जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में भी 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम किन्हें बोलते हैं? एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस बोल दो, आयोनाइज्ड बोल दो, डिकम्पोज बोल दो, ब्रेक बोल दो, ठीक है। ऐसे एसिड्स जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद, जो कि पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ H आयंस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस दे देते हैं, और ऐसे एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने लिया H2SO4, ठीक है, हमारे पास H2SO4 है। अब H2SO4 जो है, इसकी डिसोसिएशन डिग्री पता है कितनी है? ऑलमोस्ट 100% होती है इसकी डिसोसिएशन डिग्री। मतलब इसे अपन लोग अभी हमने देखा ही था, ये क्या देगा? 2 हाइड्रोजन आयंस देगा प्लस SO4 2 निगेटिव देगा, ठीक है। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये 100% डिसोसिएट होता है। 100% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती हैं, 100 मॉलिक्यूल्स किसके लिए? H2SO4 के लिए, ठीक है। और हमने इसे किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, यहाँ पे डाल दो एक्वस, ठीक है। इसे भी हमने क्या लिया? इसे हमने वाटर में डाल दिया, एक्वस में डाल दिया। 100 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी जो डिसोसिएशन डिग्री है ना वो मतलब ऑलमोस्ट 99 to 100% होती है। अगर तुमने सिर्फ पानी में 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो 100 में से 99 तो ब्रेक होंगे ही होंगे, हो सकता है 100 भी पूरे के पूरे ब्रेक हो जाएं। अब मान लो कि इसमें 100 के 100 ब्रेक हो गए तो हमें क्या मिलेगा? ये 100 थे हमारे पास, तो हाइड्रोजन आयंस कितने मिलेंगे? एक में 2 मिल रहे थे, 100 में कितने मिलेंगे? 200 मिलेंगे। और SO4 कितने मिलेंगे? 100। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये 100% भाई एक चीज़ होती है, आगे वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे जाके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई भी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो उतना ही ज़्यादा ब्रेक हो जाता है जाके, मतलब, ठीक है। तो
H2SO4 जो है ये एक मिनरल एसिड है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी ये पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो 100 के 100 पूरे ब्रेक हो जाएंगे जाके, एक भी तुम्हें H2SO4 पानी के अंदर नहीं मिलेगा, सारे के सारे H+ और SO4- में ब्रेक हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कि पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद और बहुत लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन से हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब बात करते हैं हमारे दूसरे की, जो कि हमारे वीक एसिड्स। अब भाई जैसा कि नाम से पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो वीक एसिड्स में क्या है, एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ हाइड्रोजन आयंस। ऐसे एसिड्स जो पानी में जाने के बाद पार्शियली मतलब कि बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड्स बोलते हैं। अब ये भी हम थोड़ी देर पहले देख के आ चुके हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3C, ठीक है हमारे पास है, और इसे किस में डालना है, पानी में, एक्वस। जब इसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये तो सबको पता ही है, ये एसिटिक एसिड है। जब ये पानी में जाएगा तो ये हमें देगा H+ आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरी चीज़ हमें देगा ये CH3COO-, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, इसका नाम याद रख लेना, एसीटेट आयन, ठीक है। इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, देखो CH3COO-, ठीक है, -1 का चार्ज होता है, एसीटेट आयन देगा। अब इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है, पता है कितनी होती है, 3 to 5% ओनली। मान लो कि तुमने अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के और तुमने उन्हें पानी में डाल दिया, तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और H+ देंगे। बाद बाकी जो हमारे पास 96 मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही एसिटिक एसिड के पानी में पड़े रहेंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत कम होती है। तो मुश्किल से हमें मान लो कि 3 मिलेंगे, 3 H+ आयंस मिलेंगे +3, मतलब मैं एक एज्यूम ले रहा हूँ कि 3% ही ब्रेक डाउन हुआ है। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं, वेरी करेगा, 3, 4, 5 जो कुछ मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे। प्लस ये दोनों तो मिलेंगे ही, इसके अलावा 97 हम लोगों को पूरे के पूरे ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स जैसे हमने डाले थे वैसे के वैसे ही पानी में से मिल जाएंगे, वो ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे। बात समझ में आई। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो रहा था, पूरा ब्रेक डाउन हो रहा था। अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए 100 के 100 ब्रेक डाउन हो गए। वीक एसिड में ऐसा नहीं होगा, अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है। मुश्किल से 3 या 4 ही ब्रेक डाउन हुए और हमें कितने कम H+ मिले, देखो 100 डाले थे सिर्फ 3 H+ आयंस मिले। तो इसीलिए ये जो होते हैं वीक एसिड्स, ये बहुत मतलब इसीलिए ये वीक होते हैं क्योंकि ये H आयंस बहुत कम देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया बताना, वो बता देता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। एक रूल आया, ऐसा नहीं कि वो 100% हर जगह वैलिड होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर वो वैलिड नहीं होगा। अब रूल क्या था, जैसे हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन नहीं, एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है। ओनली 1 मिनरल एसिड, सिर्फ एक ऐसा मिनरल एसिड है, और वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, ठीक है। H2CO3 इज, नीचे लिख रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें दिख जाएगा। अब वीक एसिड, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि
जो कार्बोनिक एसिड है वो एक मिनरल एसिड होने के बावजूद भी एक वीक एसिड है, वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, इसकी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है जैसे कि एसिडिक एसिड की है। अब बात करते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड, एन एसिड विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। हम लोगों ने अभी देखा था कि एसिड होता क्या है। एसिड की डेफिनेशन में क्या था कि मतलब वो एसिड मतलब कि कोई भी कंपाउंड वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए तो H प्लस आयन देना चाहिए, वो एसिड है। अब हम लोगों ने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर हम लोगों ने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा H आयन्स दें, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि मेरे पास एक एसिड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, रुको कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास एक एसिड है और मैंने उसका 100 ग्राम लिया है, 100 ml, ठीक है। मेरे पास कोई भी एसिड है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा एसिड है, मैंने उसका 100 ml लिया, ठीक है। 100 ml मेरे पास एसिड था, कोई सा था मुझे नहीं पता, और इसके 100 ml में 97 ml तो सिर्फ H प्लस आयंस थे, प्लस अदर्स था। जो 3% बचा हुआ है वो क्या था, 3 ml में कुछ अदर चीज़ थी। तो देख रहे हो 100 में से 97 तो सिर्फ H आयंस थे, तो ये कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। H आयंस का कंसनट्रेशन कितना ज़्यादा है, देख रहे हो ना। 100 ml में से 97 तो सिर्फ 97% तो सिर्फ H आयंस ही हैं, बाद बाकी 3% कुछ और होगा, हमें नहीं मतलब है वो क्या था। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यही एसिड था, यही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो हो गया कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जितना मिनिमम है, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कम पानी हो सकता है उसके अंदर, वही हमारा कंसनट्रेटेड होता है H2SO4, सॉरी मतलब वही एसिड होता है हमारा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ जो समझा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है 97 वाला था, हमारे पास 100 ml एसिड था। अब मैंने तुमसे बोला कि ऐसा करो, इसमें 100 ml पानी मिला दो। 100 ml एसिड था, मैंने कहा इसके अंदर 100 ml पानी मिला दो। अब ये एसिड टोटल कितना हो जाएगा 100 ml मिलने के बाद, 200 ml हो जाएगा एसिड। ऐसे 200 ml हो गया। अब देखो ये जो चीज़ हो रही है, ये तो H आयंस तो 97 ही रहेंगे, H आयंस तो बढ़ नहीं जाएंगे, ये इतना ही रहे, ठीक है, 97 ही रहे, H प्लस ये हो गया, ठीक है। अदर्स के अंदर चलो वाटर को इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, तो वाटर मतलब अदर्स के अंदर कितने आ गए, 103 ml अदर चीज़ में आ गया। इसमें वाटर भी ऐड है और भी जो चीज़ें थी वो सारी इसी अदर के अंदर हमने देख लिया, वो हमें मतलब नहीं वो कितना था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 97। अब देखो पहले 100 ml में 97 थे, मतलब 100 में से 97 थे, अब 200 में से 97 है। अगर तुम्हारे 100 में से 97 मार्क्स आएंगे तो तुम ज़्यादा खुश होगे, कि जब 200 में से 97 मार्क्स आएंगे तब तुम ज़्यादा खुश होगे। ऑब्वियसली बात है, पहला वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, पहले वाले में 97% है, समझ रहे हो बात को। दूसरे वाले में देखो 50% से भी ऑलमोस्ट कम है, 50% से भी 49 या 48% के समथिंग होगा कुछ। तो पानी मिलाने की वजह से एक्चुअली में हुआ क्या है, पानी मिलाने की वजह से एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। यही तो हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन में भी देखा था कि जैसे जैसे हम लोग पानी बढ़ाते जा रहे थे, शुगर की जो कंसंट्रेशन थी वो कम होती जा रही थी। वैसे ही जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे एसिड जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। बस यही सिस्टम है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड वो है जिसके अंदर मैक्सिमम मतलब कि बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर हो, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, सॉरी मिनिमम सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम कम से कम, जितना हो सके उतना कम से कम पानी हो, उससे ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर पानी हो, ठीक है। उस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड। और जैसे जैसे अपन लोग पानी बढ़ाते जाएंगे, उसके अंदर डालते जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और वो होता चला जाएगा डाइल्यूट। अब 200 ml हो गया, 200 ml में 97 है, अगर मैं इसमें 100 ml और मिला दूं, एग्जांपल के लिए 100 ml पानी और डाल दूं, तो फिर ये 300 ml हो जाएगा। 300 ml में सिर्फ 97 ml H प्लस रह जाएंगे और बाद बाकी 203 ml अदर चीज़ में पहुँच जाएगा। तो जैसे जैसे पानी बढ़ा रहे हैं H आयंस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कि H आयंस जो हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक डेफिनेशन ही डायरेक्ट लिख दूं, concentration of acid equals to H plus ions per unit
बस ये है किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है कि H आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, उसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने H आयंस हैं वही उसकी कंसंट्रेशन है। इस वाले में देख लो पर यूनिट अगर 100 ml को मान लोगे तो इसके 100 ml के अंदर 97 है। अगर इसके 100 ml पे निकालने जाओगे तो मतलब कि तुम इसके 100 ml में निकालोगे तो 97/200 तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से सिस्टम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट, ऑन एडिंग वाटर, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ऑन एडिंग वाटर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एडिशन का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वाटर ऐड करोगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब सिलेबस में तो हैं लेकिन उस तरह से इन पे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बस अपने दिमाग में संभाल के रखना कि क्या मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड्स की। तो जैसे कंसंट्रेटेड एसिड्स थे, डाइल्यूट जस्ट इसका अपोजिट है। एन एसिड विच कंटेंस मच मोर वाटर इन इट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पड़ा हो वो हमारा डाइल्यूट एसिड है। बस इतना समझ लो। हमने थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ लो कि 3 ml सिर्फ एसिड लिया और उसके अंदर 97 ml या 100 ml हम लोगों ने पानी मिला दिया तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा एसिड्स का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेटेड एसिड्स और ये हो गया हमारे डाइल्यूट एसिड। अब तुम्हें चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डाइल्यूटिंग एसिड्स। अब जैसे कि आप तुम सोच सकते हो भैया ऐसा है कि आप कह रहे हो ठीक है पानी मिला के हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड है, हमने उसमें पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी मर्जी आ रही है अपनी मर्जी से जो चीज़ करना चाहो वैसे हो जाएगा। ये इतना आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अब मेरे भैया हैं वो पहले लैब असिस्टेंट थे एक कॉलेज में, तो पूरा लैब का जो जिम्मेदारी थी उनके अंडर थी। तब वो लैब से कंसनट्रेटेड H2SO4 लेके आए थे, 97% कंसनट्रेटेड था वो, ठीक है। तो वो पता है कैसा था, जैसे कि तुम नॉर्मली अपने स्कूल के लैब में देखने जाओगे तो वो या तो 30% होगा या 20%, वहाँ पे लिखा होता है, जो बोतल होगी उसके ऊपर बना होगा एक पेपर टाइप का चिपका होगा, उसके ऊपर लिखा होगा डाइल्यूट 20%, 30%। 30% से ज़्यादा स्कूल में आई थिंक होता ही नहीं है, स्कूलों में 30% या 40% मैक्सिमम बस। लेकिन उनकी जो लैब है उसमें 97 प्योर रखा था, 97 वाला, उसी को भैया लेके आए थे। तो पता है वो कैसा था देखने में, वो लिक्विड नहीं था, वो जेल टाइप का था। जैसे तुमने कभी प्योर ग्लिसरीन देखी हो, ग्लिसरीन वही हम लोग जो मॉइस्चराइजिंग की नहीं सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो ग्लिसरीन तुमने कभी प्योर अगर देखी हो तो जिस तरह की ग्लिसरीन होती है सेम उसी टाइप का था वो, उतना ही गाढ़ा था, उतना ही बिल्कुल जेल जैसा था, लिक्विड नहीं था वो। और उसे ज़मीन पे हम लोगों ने उसकी कुछ मतलब थोड़ा सा ज़मीन पे उसे डाल दिया, तो मिट्टी को उसने खौला के पूरे क्रिस्टल्स बना दिए, लिटरली ग्लास बना दिया मिट्टी का, उसने कांच बना दिया मिट्टी को पिघला के। सोचो इतना डेंजरस होता है ये चीज़। अगर हाथ पे गिर जाए या बॉडी पे गिर जाए तो क्या हाल कर सकती है। लकड़ी कोई भी चीज़, इवन लोहे की तुम शीट लोगे ना मोटी सी, उस लोहे की शीट के ऊपर प्योर H2SO4 डाल दो कंसनट्रेटेड, वो पूरी शीट को पिघला के पीछे आर पार निकल जाएगा, उसके अंदर होल करता हुआ नीचे निकल जाएगा। सोच के देखो कितना डेंजरस है एसिड। तो एसिड को डाइल्यूट करना, मान लो कि तुम्हारे पास कंसनट्रेटेड एसिड है, चाहे कोई सा भी हो, HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, अगर वो कंसनट्रेटेड है तो वो इतना डेंजरस है कि तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अब हमें इसे करना है डाइल्यूट, क्योंकि हम कंसनट्रेटेड एसिड को यूज़ नहीं कर सकते अपने किसी भी काम में, ना किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी और भी चीज़ में। हम जहाँ भी यूज़ करते हैं हम उसे डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो अब हमें उसे करना है डाइल्यूट। तो तुम सोच रहे होगे इसमें क्या बड़ी बात है भैया, पानी मिलाना है, पानी मिला देंगे, डाइल्यूट हो गया, बस बात ख़त्म है। नहीं, ऐसे नहीं डाइल्यूट होगा। जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं तो कभी भी हम एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं। हम एक बाउल लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, पहले से बाउल के अंदर पानी रखेंगे, ठीक है, और उस पानी के अंदर एसिड को लेके धीमे धीमे डालेंगे, बहुत स्लोली डालेंगे और दूसरे हाथ से उसे मिक्स करते रहेंगे वाटर से। बात समझ में आ रही है? ऐसा करना है। ऐसा कभी मत करना कि एसिड वाली बीकर में ऊपर से पानी डाल दिया। अगर ऐसा किया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एसिड इतना डेंजरस होता है। अगर तुम इसका जस्ट अपोजिट करोगे ना तो क्या होगा, बहुत हैवी ब्लास्ट टाइप का होगा कि एक्सप्लोजन जैसा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी।
और उस एक्सप्लोजन में जो एसिड होगा ना वो तुम्हारे चेहरे पे भी आ सकता है, तुम्हारी बॉडी पे भी आ सकता है। अब तुम कहोगे कि भैया हम तो सिक्योरिटी गैजेट्स पहने होंगे या तो हम ग्लव पहने होंगे, आंखों के ऊपर वो जो सिक्योरिटी ग्लासेस होते हैं वो पहने होंगे। लिटरली एसिड इतना ख़तरनाक है कि वो सिक्योरिटी जो पहने हो ना तुम अप्लायंसेस, वो सिर्फ तुम्हारे मन को समझाने के लिए है कि तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन जब एसिड ऊपर गिरेगा ना कंसनट्रेटेड, वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। एसिड इतनी डेंजरस चीज़ है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। उससे तो पहली चीज़ तो स्कूल में होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इससे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली किया जाता है हैंडल जब इसे डाइल्यूट किया जाता है। तो देखो क्या है, द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड शुड बी ऑलवेज डन बाई एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली एंड स्टीयरिंग। ठीक है, धीमे धीमे, पहली चीज़ तो वाटर पानी को हमें लेना है, उसके ऊपर से एसिड को डालना है। ऐसा मत करना कि एसिड को ले लिया उसमें पानी डाल रहे हो, नहीं डालना है। दूसरी चीज़ धीमे धीमे डालना है, और तीसरी चीज़ डालते हुए ना उसे चलाते रहना है। एक स्टीयरिंग के लिए ग्लास की रॉड टाइप की होती है, उससे उसे स्टीयर करता रहना है, हिलाते रहना है। ठीक है, इसमें मैं देखो यहाँ पे मैंने एक रेड पेन से लाइन लिखी हुई है, तुम लोग जानते हो जो लोग मुझसे पढ़ते हैं मैं रेड पेन का यूज़ करता नहीं हूँ, तो यहाँ पे रेड पेन से मैंने स्पेशली लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन भी है, नॉट बाई एडिंग वाटर टू अ कंसनट्रेटेड एसिड। ऐसी हरकत कभी मत कर देना। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टीचर मना करता है उन्हें वही करना होता है कि हम करके देखेंगे क्या होता है। मत करना बेटा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है तुम्हारी साबित, मैं बता रहा हूँ। एसिड बर्न बहुत ख़तरनाक होता है भाई, एसिड बर्न तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एक बार एसिड बर्न हुए ना तो गेम ओवर ही होगा फिर। अब देखो यहाँ पे जो जो मैंने तुम्हें बताया अभी वर्बली मुंह से जो बताया बोलकर, वही सारी चीज़ पैराग्राफ में लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि व्हाट हैपन इफ़ वी, मतलब कि इफ़ वी ऐड वाटर ऑन अ कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब उल्टा बोल दे क्वेश्चन आके कि अगर हम एसिड के अंदर, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर पानी मिला दें उसे डाइल्यूट करने के लिए तो क्या हो सकता है। तो देखो, व्हेन वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व एट वंस। क्या होता है ना कि वो एक रिएक्शन होती है जो बहुत 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 ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, एक साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है एक साथ, एकदम ऐसा समझ लो बॉम्ब के ब्लास्ट जैसा होता है। अब उस हीट एनर्जी में क्या होता है, दिस हीट एनर्जी चेंजेस सम वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली। क्या होता है कि उस हीट की वजह से जो पानी हम लोग ऊपर से डाल रहे थे, उस पानी में से कुछ हिस्सा ना एकदम स्टीम बन के बाहर निकलता है, एकदम बाहर निकलता है प्रेशर से। तो उसी पानी के साथ साथ क्या होता है ना, वो एक्सप्लोजन के टाइप का होता है, और उसी पानी के साथ explosively which can splash the acid on मैंने नहीं लिखा, ठीक है मैं लिख देता हूँ, एसिड ऑन आवर फेस और क्लॉथ्स एंड काउज एसिड बर्न्स। उसी एक्सप्लोजन के साथ जो तुमने बाउल लिया है, बीकर लिया, जो भी कुछ लिया, उसके अंदर जो एसिड भरा हुआ है वो भी साथ में आता है ऊपर। अगर वो तुम्हारे चेहरे पे गिरा, हाथों पे गिरा, कपड़ों पे गिरा, कहीं भी गिरा, तुम्हारा एसिड बर्न होगा। चाहे तुम ग्लासेस पहने हो, चाहे ग्लव पहने हो, चाहे कुछ भी पहने हो, वो उन सबको जलाता हुआ, इवन तुम्हारी स्किन को जलाता हुआ भी आर पार निकल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। इवन ग्लास कंटेनर, ये देखो, इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है इस रिएक्शन में कि वो जो तुम पूरा कंटेनर रख, जिसमें तुम कंटेनर में एसिड लेके आए हो, वो तक पूरा ब्रेक हो जाएगा, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना, और इस पैराग्राफ को रीड कर लेना, याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क में तो इसे लिख देना। ठीक है, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा हो गया, पहला लेक्चर था, काफ़ी चीज़ें देखी हम लोगों ने, इंडिकेटर का पूरा चैप्टर ख़त्म किया, पूरा टॉपिक ख़त्म किया, फिर एसिड्स के बारे में देखा, फिर डाइल्यूटिंग एसिड्स के बारे में देखा, काफ़ी चीज़ें देखी। ठीक है, अगर ये लेक्चर हैवी लगा हो तो मैं तुमसे कहूँगा कि इसके नोट्स बना लेना और 1-2 दिन बाद इसे फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।